वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य पेपर 3 बीए थर्ड ईयर के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि बीए थर्ड ईयर अभी जो बीए थर्ड ईयर के हमारे छात्र छात्र हैं वो पुराने तरीके से परीक्षा उनकी होगी, अर्थात उनकी परीक्षा ईयरली पैटर्न पर होगी। और बाकी जो न्यू एडमिशन जिनके हुए थे 2022 में खास करके, तो उनके लिए मैं बता दूं तो उनको एक प्रकार से अब वो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, ईयर में नहीं गए हैं, थर्ड सेमेस्टर में। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना था, वो मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक प्रकार से अलग है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या बीए सेकंड ईयर में थे और वो पास होकर के अब थर्ड ईयर में हैं, तो ईयरली पैटर्न पे आपकी एग्जाम्स में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन पेपर आपके यूनिवर्सिटी में होंगे, यानी सभी विश्वविद्यालय में जब आप थर्ड ईयर में होते हैं तो एक विषय के 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर की अगर बात की है तो फर्स्ट पेपर आपका देखिए, हिंदी में आपको जनपदीय भाषा साहित्य पढ़ना पड़ता है पेपर 1 के अंतर्गत। जैसे आप अवध प्रांत से हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर एक प्रकार से थोड़ा सा अवध से रिलेटेड और विश्वविद्यालय लगभग अवध ही कवर कर लेता है अवधी भाषा क्षेत्रीय को। तो अवध और लखनऊ में आप देखते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा अवधी वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा अवधी भाषा साहित्य। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ब्रजभाषा साहित्य वाले जाएंगे तो ब्रजभाषा का आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रज मतलब कि जनपदीय भाषा साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत। पेपर 2 जो होता है उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का इतिहास आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अधिकतर विश्वविद्यालय में। और जो पेपर 3 है आपका, उसमें जानते हैं क्या पढ़ना होता है? प्रयोजन मूलक हिंदी। किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर 2 में प्रयोजन मूलक हिंदी दे दिया है, किसी में पेपर 3 में दे दिया है, किसी में पेपर 1 में दिया है, किसी में बीए सेकंड ईयर में ही प्रयोजन मूलक हिंदी दे दिया है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर सेमेस्टर टाइप की परीक्षाओं में, तो आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, वो खास करके प्रयोजन मूलक हिंदी ही थी। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ा था। तो आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य पेपर 3 प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नवीनतम मॉडल पेपर होगा यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 2023-24 इन सभी की परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वैसे 23 में ही परीक्षा होगी, उसके बाद में फिर ईयरली पैटर्न समाप्त, सेमेस्टर टाइप की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, सेमेस्टर पैटर्न पर, तो उसकी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको लेंगे, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमने रखा है जो कि कहीं ना कहीं पे पिछले वर्ष पूछे गए हैं, और खास करके उन प्रश्नों को उन प्रश्नों के माध्यम से आपको एक प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। तो इस प्रकार से लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका प्रश्न लिखा रहेगा, उसके नीचे उसका उत्तर मिलेगा। आप आसानी से उत्तर लेखन के लिए भी इस वीडियो को देखने के बाद में प्रिपेयर हो सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे आपको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। उसके बाद में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं एकदम बेसिक से। ओके, चले सबसे पहले आपका ये प्रश्न देख लेंगे। 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में भी ये प्रश्न आपका पूछा ही गया है, और मेरे हिसाब से 2023 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह प्रश्न। आपको ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, वैसे प्रयोजन मूलक हिंदी की अगर मैं बात करूं तो प्रयोजन मूलक हिंदी आपको मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी क्या, प्रयोजन मूलक हिंदी यानी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित कर दी जाती हैं, जैसे कि साहित्यिक हिंदी भी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आती है। चूँकि आप देखते हैं साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता होती है, और इस रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की सर्वाधिक आक्षुण्य प्रयुक्ति कौन सी है? साहित्य ही है। और हिंदी का साहित्यिक अगर स्वरूप देखा जाए तो आप देखते हैं विषमताओं से ग्रस्त है,
और ख़ास करके आप देखेंगे कि एक प्रकार से इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं। तो साहित्यिक हिंदी भी एक प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा दूसरी हिंदी होती है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी मतलब क्या होता है, जैसे कि जो राज्य का कार्य काज होता है, यानी कि आप देखते हैं जैसे कि ऑफिस वगैरह में ऑफिशियल वर्क जिसको बोलते हैं, कार्यालयी हिंदी उसी को बोलते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल हिंदी, तो उसमें आप देखते हैं कि राजकाज के काम काजों में प्रयुक्त होती है। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ये बात ध्यान रखें, यानी कामकाजी हिंदी बोले तो एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी को हम बोल सकते हैं एक भाषा में। तो ये भी एक प्रकार से ये कार्यालयी हिंदी मतलब कि प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक रूप है। इसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी का और रूप है एक सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आप सभी को पता होगा, चूँकि आप देखते हैं कि जो है सामान्य हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अवधी भाषा के भी शब्द मतलब कि जो है बोलियों से शब्द और अन्य भाषाओं से शब्द, यानी सामान्य हिंदी में जैसे कि जो जटिल हिंदी है कि शुद्ध हिंदी अगर कोई बोलेगा तो एकदम से बहुत ज़बरदस्त जैसे कि चीज़ें होंगी, मतलब शुद्ध हिंदी आपके भी समझ में उतना ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन जब वही हम सामान्य हिंदी मतलब आम बोलचाल की जो भाषा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हिंदी आपकी सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी। ठीक है। इसके अलावा अगली होती है आपकी व्यावसायिक हिंदी। ये भी एक प्रकार से व्यवसाय में जैसे कि वाणिज्य हो गया, व्यवसाय हो गया, बहुत सारा परिवहन हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, निर्यात आयात हो गया, इन सब में जिन हिंदी का प्रयोग किया जाता है इसको व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। तो व्यवसाय में खास करके जो आपस में जो बातचीत होती है या पत्रिकाओं के माध्यम से एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है, वो सब भी कहीं ना कहीं पे काम मतलब कि जो आपका ये प्रयोजन मूलक हिंदी होती है इसी के अंतर्गत होती है। इसके अलावा विधि और कानून में एक देखते हैं अलग प्रकार की हिंदी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है। तो वो हिंदी भी और जनसंचार के माध्यम से जो प्रयुक्त हिंदी है, आजकल आप देख रहे होंगे लगातार हिंदी के ही नहीं अलग अलग चीज़ों में आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, विज्ञान एक प्रकार से अपने चरम पर है। तो एक संचार भाषा को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया, जिसमें आप देखते हैं संकेत अक्षर हो गए, लिपि चिन्ह हो गए, बहुत सारे कूट पद हो गए। ये सब अलग अलग तरीके से आप जो है संवेदनाओं के माध्यम से आप देखते हैं कि इमोजीज भेजे जाने लगे हैं। तो ये सब भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी में आप रख सकते हो। इसके अलावा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, लगातार वैज्ञानिक शोधों के द्वारा जो नई नई चीज़ खोज की जा रही है उसका नया नाम भी रखा जा रहा है। मान लेते हैं अंग्रेजी में कोई चीज़ मतलब खोजी गई तो अंग्रेजी वालों ने नाम रखा तो उसका हिंदी रूपांतरण करके हम लोगों ने रखा, या जर्मनी में किसी ने कुछ खोजा तो यहाँ पर हिंदी में रूपांतरण किया, या यहाँ के लोगों ने कुछ खोजा तो उसको भी एक नाम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये इस प्रकार की जो हिंदी के शब्द होते हैं वो सब ये सब कहीं ना कहीं पे ये खास करके प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान से जान लीजिएगा। तो प्रयोजन मूलक चीज़ें ये मैंने आपको बता दी ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि प्रयोजन मूलक हिंदी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में अगर हम ना जाने तो फिर एक प्रकार से सही अच्छे तरीके से हम आप मतलब कि आगे चल करके समझ नहीं पाएंगे। चलिए वैसे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि पल्लवन की परिभाषा दीजिए। प्रश्न क्या है, पल्लवन की परिभाषा दीजिए। अब पल्लवन क्या है भैया, पल्लवन माने एक प्रकार से होता है विस्तार करना। पल्लवन माने क्या होता है, विस्तार करना। किसका विस्तार करना, भावों का विस्तार करना, विचारों का विस्तार करना। कोई सूक्ति दी है उस सूक्ति का विस्तार करना। ठीक है। कोई दोहा दिया है उसका खूब बढ़ा चढ़ा करके अच्छे तरीके से उसको उसके संवेदनाओं को उसकी भावों को उस दोहे में जो पिरोए गए दोहे में है उसको एक प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से अपने एक प्रकार से लेखन कौशल का प्रयोग करते हुए आप उसको अच्छे तरीके से लिखें। तो यानी कि उसका विस्तार करें। जैसे कि जो बिहारी लाल के दोहे होते हैं आप सभी को पता होगा, बहुत छोटे छोटे दोहे हैं। मतलब छोटे दोहों का मतलब क्या है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। तो घाव करते हैं गंभीर, यानी कि अगर बिहारिक दोहा कोई भी देख लो, जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, इस प्रकार से तारतम्यता शब्दों की एक प्रकार से लयात्मकता, ये बिहारी के अलावा और कोई दूसरे पंक्तियों में आप नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो बिहारी मात्र एक रचना लिखे हिंदी साहित्य में, उसी रचना मात्र बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं वरन विश्व साहित्य में अमर हो गए बिहारी लाल।
तो बिहारी लाल के दोहे एक प्रकार से छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि दोहे जो हैं एक प्रकार से उनके छोटे तो हैं, दोहा चूंकि 2 ही लाइन का होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर खास करके बात की जाए उसमें जो विचार का पिरोना होता है, तो अब बहुत सारे जो आम दोहे होते हैं उसका विचार उतना लंबा नहीं होता है, लेकिन जो बिहारी लाल का दोहा है बहुत लंबे लंबे विचारों को अपने आप में समाहित किए हुए होता है। तो खास करके अगर कोई दोहा आपको मिले, कोई सूक्ति मिले, कोई भाव दिया जाए, कोई विचार आपको दिया जाए, उसको आपको विस्तार से लिख करके एक प्रकार से लिखना, या विस्तार से उसको लिखना या विस्तारीकरण करना, उसको वही होता है आपका पल्लवन, ठीक है। तो पल्लवन का अर्थ होता है, आप क्या लिखेंगे, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अगर शब्दों में देखा जाए तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो है कहते हैं पल्लवन की परिभाषा को देते हुए, क्या कहा थे भैया, ये कहते हैं कि सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त, सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म सूत्र रूप या सूक्ष्म रूप, सूत्र माने छोटा, सूत्र माने क्या होता है, छोटा, सूत्र माने क्या होता है, तीव्र, ठीक है, यानी बहुत कम समय में एक प्रकार सारी चीजें हैं। तो सूत्र के रूप में या संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने दी है, कहा कि सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त या भाव या कोई भाव है या कोई विचार है, उसी को विस्तार कर देना ही क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। और जो या ऐसा करता है जो विचारों को, भावों को एक प्रकार से विस्तारित करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पल्लवन कर्ता कहते हैं। समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही हैं? अगर ना समझ में आए तो तुरंत टोक देना, तुरंत बता देना कि सर जी ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई। पल्लवन माने क्या करना, विस्तार करना किसी चीज़ का, ठीक है, खास करके भावों का और विचारों का। आगे अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। तो जब भी आपसे इसे पूछा जाए कि पल्लवन लिख करके केवल छोड़ दिया जाए, या पल्लवन की परिभाषा या पल्लवन का अर्थ, तो आप आसानी से यही चीज़ लिख दीजिएगा, हो जाएगा, आपको अच्छा अंक मिलेगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और सुमन सिंह, इन दोनों की मिली जुली परिभाषा है, संयुक्त परिभाषा है। कहते हैं दोनों, सुमन सिंह और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी, कि किसी सूक्ति, सूक्ति माने होता है एक लाइन का कोई पद, ठीक है, तो किसी सूक्ति या भावपूर्ण वाक्यांश, कोई ऐसा वाक्यांश हो जिसमें भाव समाहित हो, ठीक है, यानी भाव रहित वाक्यांश की बात नहीं कर रहा है, भाव को अपने आप में पिरोए हुए वाक्यांश की बात यहाँ पर सुमन सिंह और कैलाश चंद्र भाटिया करते हैं। कहते हैं कि किसी सूक्ति, भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य या लोकोक्ति, मतलब कोई लोकोक्ति हो, लोकोक्ति मतलब मुहावरा वगैरह जो लोकोक्तियाँ होती हैं, जैसे कि दिन दूना रात चौगुना होना, ठीक है, या इस एक प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस, या इसी प्रकार से आप देखते हैं कि और तमाम सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये होते तो छोटे हैं लेकिन इनका अर्थ लिखना एक प्रकार से बड़ा करके होता है। तो यही आपसे एग्जाम में दे देगा कि जो है जिसकी लाठी इसकी भैंस, भाव का, इस मतलब की दी गई भाव का क्या करें, जो है एक प्रकार से पल्लवन लिखें, ऐसे आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो देखें, वाक्य लोकोक्ति, किसी सूक्ति, भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य या लोकोक्ति, कथन कोई हो, उस कथन के बारे में भी, आदि में विविध भावों को, मतलब जो विविध माने अलग अलग प्रकार के जो भाव, सूक्ति में जो भाव है, जो भाव एक प्रकार से वाक्यांश में है, जो वाक्य में है, जो लोकोक्ति में भाव है, जो कथन में भाव है, इन सभी के विविध भावों को विस्तार दे करके लिखना ही क्या कहलाता है, विस्तारण या फिर भाव विस्तारण कहलाता है। अच्छा, पल्लवन का एक नाम भाव विस्तारण भी है, पल्लवन का एक नाम विस्तारण भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पल्लवन मतलब समझ रहे, पल्लवन जो बना है पल्लव शब्द से आप एक प्रकार से बना सकते हो। पल्लव किसको कहते हैं, जब 4-6 पाती इकट्ठा हो जाती आमे के या किसी भी पत्तों की, तो उसी को पल्लव कहते हैं। अकेले एक पाती को पल्लव नहीं कहते, उसको पत्ता कहते हैं, लेकिन जब 10-12 पाती इकट्ठा रहती है, 7-8 पाती इकट्ठा रहती, तो उसको पल्लव कहते हैं। कलश में रखा जाता है पल्लव, ठीक है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा सम्मासिता, मूले त्वे सितो ब्रह्मा मध्ये मातुगड़ा स्मृता, कुछोर तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा। एक प्रकार से
यहाँ पर जो कलश में रखा जाता है एक प्रकार से जो आम्र पल्लव होता है, पंच पल्लव रखा जाता है, खास करके बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, ठीक है, गूलर का और एक प्रकार से आम का। तो ये सब एक प्रकार से जो बट वृक्ष होते हैं इन्हीं के। तो कुल मिला करके इन्हीं मतलब पल्लवन का मतलब क्या होता है, तो पल्लव चूंकि जब तमाम सारे विचारों को मतलब कोई छोटा सा विचार है उस छोटे से विचार को बड़ा करके लिखना, ये हो गया आपका पल्लवन। पल्लवन से जुड़ी हुई अब कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में अगर आए आसानी से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आसानी से हर एक चीज़ को आप कर सकेंगे। आपने अगर यह वीडियो देखी अच्छे तरीके से तो मेरे हिसाब से अब आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पल्लवन के बारे में निश्चित तौर पर आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिरकार अगला प्रश्न आपका क्या बन सकता है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे 2023 की परीक्षा में, ठीक है। 20 में आया, 21 में आया, 22 में भी ये प्रश्न आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पल्लवन की विशेषताएं बताइए। पल्लवन की विशेषताओं की अगर बात की जाए, अच्छा पल्लवन की विशेषताएं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो क्या बताओगे, या आपसे लघुत्तरीय में प्रश्न पूछ ले कि पल्लवन की परिभाषा देते हुए पल्लवन की किन्हीं 4 या 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए, या आपसे प्रश्न पूछ ले कि पल्लवन से आपका क्या तात्पर्य है, पल्लवन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पल्लवन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि पल्लवन जो होता है एक गद्यात्मक रचना होती है, पद्यात्मक रचना नहीं होती है। पल्लवन क्या है, पल्लवन की पहली विशेषता गद्यात्मक रचना है। दूसरी विशेषता क्या है, सर्जनात्मकता होती है। सर्जन माने होता है सीखने की प्रकार, सृजनात्मकता जो होती है वो होती है। इसके अलावा मौखिकता होती है इसमें, केंद्रोन्मुखता होती है। केंद्रोन्मुखता माने होता है एक प्रकार से कि जो भी सूक्ति या जो भी मुहावरा या जो भी लोकोक्ति या फिर जो भी वाक्यांश है, जो भी एक प्रकार से कुछ भी रहा हो, वाक्य रहा हो, तो उसी वाक्य के इर्द गिर्द जो विस्तार आप मतलब कर रहे हैं उस भाव के, तो उन्हीं भाव के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आपका लेख भ्रमण करना चाहिए, ठीक है। यानी केंद्र की ओर उन्मुखता होनी चाहिए। इसके अलावा कल्पनाशीलता का समावेश भी इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन केंद्रोन्मुख होकर के, यानी कि जो भाव कहा गया उसी भाव के अनुरूप आप कल्पना का समावेश थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके अलावा शैलीगत प्रवाहमयता भी होनी चाहिए। शैलीगत प्रवाहमयता का मतलब होता है कि ऐसा लिखें आप ताकि क्या हो कि एक लाइन पढ़ने के बाद में दूसरी लाइन जो है पढ़ने का मन कर ले लोगों का, ठीक है। यानी कि पहली लाइन दूसरे लाइन की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो एक प्रकार से प्रोमो दिखाती हो, यानी कि पहली लाइन आप पढ़ें तो दूसरी लाइन पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। इस प्रकार का एक प्रकार से इसी को कहते हैं शैलीगत प्रवाहमयता। तो ये सब पल्लवन की विशेषताएं होती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला तीसरा प्रश्न है, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर। अच्छा, टिप्पणी क्या है और टिप्पण क्या है। तो टिप्पण नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो आना स्वाभाविक सी बात है। लोग भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को एक ही मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। टिप्पणी वह अभियुक्ति है जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, जबकि बात की जाए टिप्पण की, अभी मैं इसको और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले लिखित भाषा में आप देख लें। तो टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए होता है, अर्थात टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी टिप्पण माने होता है, टिप्पण माने क्या होता है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है। अब जब टिप्पणी प्रक्रिया के द्वारा टिप्पणी लिखने की क्रिया चूंकि हो गई, चूंकि टिप्पणी एक क्रिया है, कोई संज्ञा तो है नहीं, कोई नाउन तो है नहीं टिप्पणी, तो टिप्पणी टिप्पण लिखने की एक प्रक्रिया है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के तदुपरांत क्या हमको प्राप्त होता है, हमको एक प्रतिफल प्राप्त होता है। उसी प्रतिफल को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टिप्पणी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही ना बातें। चलिए, तो वही होता है टिप्पणी। यानी टिप्पण क्या है, टिप्पण जो होता है, टिप्पण का प्रयोग जो होता है टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। क्लियर, आगे समझते हैं। यानी टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम, मतलब टिप्पण जो है लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है, और टिप्पण के द्वारा जो एक प्रकार से जो हमको प्रतिफल प्राप्त होता है वो टिप्पणी। थोड़ा सा उल्टा इससे पहले मैंने बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। टिप्पण जो होता है वो लिखने की प्रक्रिया है, और टिप्पणी क्या होती है, एक प्रकार से संज्ञा है, नाउन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पिछला जो मैंने एक वाक्य बोल दिया था उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसको आप मैनेज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिएगा।
टिप्पण जो होता है वो लिखने की कला या प्रक्रिया होती है। टिप्पण लिखने के बाद में जो हमको प्रतिफल मिलता है वो होता है टिप्पणी, यानी टिप्पण लिखने की कला है और टिप्पणी हमको प्राप्त प्रतिफल है। ठीक, इसी बात को हम एक विद्वान के अनुसार अगर समझें तो और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ईश्वर दत्त सील कहते हैं कि जिस प्रकार संक्षेप करने की कला संक्षेपण कहलाती है, विस्तार करने की कला विस्तारण कहलाती है, उसी प्रकार टिप्पणी लेखन की कला टिप्पण कहलाती है। इसमें यूं भी कहा जा सकता है कि टिप्पण प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप है। अस्तु टिप्पणी क्या है? एक परिभाषिक शब्द है, इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। तो टिप्पणी और टिप्पण के बारे में चीज़ें आपके समझ में जाहिर सी बात है अब आई होंगी। तो टिप्पणी और टिप्पण समझ में आ गई भाई, क्या है, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल। चलिए, तो टिप्पणी और टिप्पण आपके समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चले अगला प्रश्न। अच्छा, आपने अभी तक जो है भाव विस्तारण को देखा था, यानी कि पल्लवन आपने देखा। तो पल्लवन का जस्ट उल्टा, पल्लवन का एक प्रकार से जस्ट अपोजिट यही है, एक प्रकार से ये संक्षेपण। और पल्लवन और संक्षेपण से एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बने, 2020, 21 सभी में प्रश्न ही आया हुआ है संक्षेपण का और उसका पल्लवन का भी। ओके, ये बात ध्यान रखें। और टिप्पण और टिप्पणी से एक प्रश्न तो 100% आएगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी प्रश्न इसमें मैं बताऊंगा वो सारे के सारे आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं प्रश्न, जिन प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, तो संक्षेपण की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। तो संक्षेपण क्या है? पल्लवन का उल्टा है। पल्लवन में क्या होता था कि छोटा कोई चीज़ दिया जाता है और उसका आपको भाव विस्तारण करना होता है, भावों को बढ़ा चढ़ा करके लिखना होता है। जबकि संक्षेपण में क्या होता है, जो बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी उसको आपको छोटे शब्दों में आपको लिखना होता है। अच्छा, संक्षेपण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संक्षेपण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बड़े बड़े साहेब होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े एक प्रकार से जो कौन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनके पास तो पढ़ने का ज़्यादा टाइम होता नहीं, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि कोई चीज़ वो पढ़े। तो मान लेते कोई न्यूज़पेपर है या कोई समाचार पत्र है, कोई एक प्रकार से और कोई पत्र उनके पास आया है किसी का, तो अलग अलग विद्वान मतलब अलग अलग जो सरकारी ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, वो अपने पास एक संक्षेपक कर्ता को रखते हैं। क्यों रखते हैं? चूंकि वो जो पूरे दिन की खबर है, पूरे दिन की जो सारी चीज़ें हैं उसको कम शब्दों में उनको कह करके पूरी बात समझा दे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इसके लिए संक्षेपक कर्ता जरूरी होते हैं। तो यानी कि बहुत विस्तार मतलब कि बहुत बड़े विषय वस्तु को छोटी विषय वस्तु में कन्वर्ट करके वो बता देना। भाव और विचार का एक प्रकार से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो वही रहे। ठीक है, वही विचार वही भाव के साथ कम शब्दों में किसी चीज़ को बयां कर देना, तो वो होता है आपका संक्षेपक मतलब संक्षेपण। ठीक है सॉरी। संक्षेपण की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों के आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला होती है। समझ में आ रही बातें? यानी कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको कम शब्दों में लिख देना, यही होता है आपका संक्षेपण। और जो लिखता है उसको संक्षेपक कर्ता बोला जाता है। ओके, क्लियर होगी बातें? आगे इसकी विशेषताएं भी पूछी गई, तो 4 विशेषताएं जो है संक्षेपण की वो ये है। पहली विशेषता मूल का सार। मूल का सार मतलब जो भी चीज़ दी गई है आपको उसी का एक प्रकार से आपको लिखना है। जो मूल एक प्रकार से भाव है, जो मूल विचार है, उसी मूल विचार और भावों को हमको संक्षेपण करना है उसका, यानी कि उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, जो मूल है, जो सार तत्व है, जो आपको लग रहा है उसी को संक्षेपण में लिखना होता है। इसके अलावा क्रमबद्धता। संक्षेपण में खास करके संक्षेपण लिखते समय हमको क्रमबद्धता का ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि क्रमबद्धता नहीं रहेगी तो संक्षेपण उतना तार्किक संगत उतनी तार्किकता उसमें नहीं आ पाएगी। इसके अलावा संक्षिप्तता यानी छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब नाम ही संक्षेपण है, संक्षेप में कहना, तो उसको संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्तता के लिए ही संक्षेपण की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा अस्पष्टता,
जो बातें पूरी आपने बड़ी बड़ी चीज़ों में लिखी हुई मिली हैं खूब लंबे लंबे चौड़े में, उसको अगर आपने कम शब्दों में बताया और क्लियर पूरा कहानी या कथा जो मतलब आपकी थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई। मान लेते 100 शब्दों की कोई कथा थी, आपने उसको 10 शब्दों में बताया, लेकिन जो 100 शब्दों में कहने की बात थी उसको आपने 10 शब्दों में बता दिया। जो भाव और जो विचार का संवेग था उनके द्वारा पहुंचना था, उनके मतलब किसी व्यक्ति तक पहुंचना था, वो 100 शब्दों में हो उतना विचार पहुंचता और 10 शब्दों में पहुंचे यानी सेम ही रहे, तब वो एक प्रकार से क्या होगा, संक्षेपक होगा, यानी स्पष्टता होनी चाहिए। जो बात आप लिखे वो एक प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगला देखिएगा, अगला है आपका अगला प्रश्न, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन सभी को पता होगा, जो पत्र लिखा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो पत्र लेखन की तमाम सारी विशेषताएं। पहली विशेषता स्पष्टता। अगर पत्र आप लिख रहे हैं, पत्र स्पष्ट नहीं है तो बिल्कुल भी बेकार है, फिर पत्र लिखने का कोई मतलब ही नहीं। कोई आपका जो आपने जिसके पास भेजा है वो पढ़ ही ना पाए पत्र, तो स्पष्टता होना परम आवश्यक है। कोई भी रचना आप लिख रहे हैं उसमें आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके संवेग स्पष्ट तरीके से लिखें। इसके अलावा सहज हों, यानी सहजता का भी ध्यान रखा जाए। जब भी आप कॉपी लिख रहे हो तो भी आप स्पष्ट लिखें, सहज लिखें, ठीक है, क्योंकि यही विद्वान बताते हैं, यही एक प्रकार से पुस्तक बताती हैं। तो सहजता होनी चाहिए। इसके अलावा एकान्विति। एकान्विति मतलब एक पत्र में एक ही चीज को आपको लिखना है, 50 चीज को नहीं लिखना है। एक पत्र केवल एक ही एक प्रकार से किसी शंका के समाधान के लिए होना चाहिए, किसी कार्य को करवाने के लिए होना चाहिए। एक पत्र में एक ही घटना, एक ही दृश्य, एक ही अंकन आपको करना चाहिए। 50 घटनाओं को एक ही पत्र में दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी एकान्विति होनी चाहिए। इसके अलावा यथार्थता। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें यथार्थ चीजें लिखिए, उसमें कल्पना का समावेश ना करें। इसके अलावा संक्षिप्तता। अच्छा, जब भी पत्र लिखें तो संक्षिप्त लिखें, छोटा लिखें, ताकि लोग उसको पढ़ सकें, ठीक है, बोरिंग ना महसूस करने लगे पढ़ते पढ़ते, छोटा सा हो ताकि वो आपके विचारों को समझ सकें। इसके अलावा स्वतः पूर्णता। अच्छा, इसकी बात ये है कि मतलब पत्र जो है एक प्रकार से इसको स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, नहीं कि जो आपने जितनी भी बेग मतलब जितनी बातें आपके अंदर की थी वो सारी बातें कहीं ना कहीं पे पूर्ण होनी चाहिए। पत्र एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पूर्ण को अपने आप में फुल स्टॉप लगना चाहिए उसके एक प्रकार से कंटेंट में। इसके अलावा शालीनता होनी चाहिए पत्र मतलब इसको लिखते समय, खास करके पत्र लेखन के जो पत्र लिखने वाला होता है उसको लिखते समय शालीनता बरतनी चाहिए। प्रभावात्मकता भी एक प्रकार से इसमें ध्यान होता है, प्रभाव पे ही पड़ता है पत्र लेखन पर, बहुत सारे विचारों का, बहुत सारे आपके जो आपने जो पढ़ा उन सभी का। और मौलिकता। पत्र लेखन में एक प्रकार से मौलिकता बहुत जरूरी है। किसी का कॉपी करके पत्र नहीं लिखा जाता है, पत्र एक प्रकार से आपको अपनी मौलिकता के हिसाब से लिखना चाहिए। तो ये एक प्रकार से ये पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं थी। स्पष्टता, सहजता, एकान्विति, यथार्थता, संक्षिप्तता, स्वतःपूर्णता, शालीनता, प्रभावात्मकता और मौलिकता, ठीक है। आगे समझते हैं। छठवां प्रश्न है अनुस्मारक क्या है? अनुस्मारक समझते हैं। अनुस्मारक की अगर बात की जाए तो किसी आवश्यक सरकारी पत्र के ना प्राप्त होने अथवा प्राप्त होने से विलंब होने पर संबंधित विभाग को जो स्मरण पत्र लिखा जाता है उसे ही अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक तार, टेलीफोन या द्रुतगामी पत्र द्वारा भी भेजा जा सकता है। मान लेते हैं कि मैंने किसी सरकारी एक प्रकार मान लेते हैं मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से पत्र लिखा कि भाई जो है आप सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए, मैंने पत्र लिखा। अब उस यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि मेरा जो है एक प्रकार से जीमेल नहीं देखा, मेरा पत्र नहीं देखा उसने, और जब उसने पत्र का कोई रिप्लाई नहीं भेजा, पत्र नहीं एक प्रकार से देखा, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो जब आप एक प्रकार से दोबारा से क्या करते हैं, जो दोबारा से एक पत्र लिखते हैं कि जो मैंने प्रथम पत्र लिखा था उसकी बातों पर अमल की जाए, उसकी बातों को पढ़ा जाए, उसको याद किया जाए, तो उसी याद दिलाने वाले पत्र को हम अनुस्मारक कहते हैं, ठीक है। यानी याद दिलवाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है, ठीक है। जब किसी घटना का एक प्रकार से आप पत्र लिखते हैं, कोई भी कर्मचारी पत्र लिखता है किसी अधिकारी के प्रति, तो अधिकारी मान लेते हैं उस कर्मचारी के पत्र को अच्छे तरीके से नहीं एक प्रकार से देख पाया, तो एक प्रकार से फिर से जो कर्मचारी होगा वो एक पत्र लिखेगा कि भाई जो वो कार्य था मतलब कि जो घटना के बारे में मैंने आपसे लिखा था, पत्र में पूछा था, उसका जवाब नहीं आया है, उसका जवाब कृपया भेज दीजिए। तो इस प्रकार का लिखा गया पत्र अनुस्मारक होता है, स्मरण दिलाने के लिए। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट धातु मतलब कंप्यूट शब्द से बना है।
कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी गिनती करना। इस प्रकार गणना के लिए मतलब कंप्यूटर जो है गणना के लिए प्रयोग किया जाता था शुरुआत में। और एक प्रकार से एक ऐसा आविष्कार है कंप्यूटर जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। ठीक है, फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है कौन? कंप्यूटर। और कंप्यूटर किसे कहते हैं? इसे इस प्रकार से अगर परिभाषित करें तो हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है कंप्यूटर जो कि क्या करती है? सूचनाओं और डाटा के आधार पर क्या करती है? कार्य करती है। यानी सूचना जो भी आप दोगे उसके उसी के आधार पर वो कार्य करेगी। ये एक मशीन है। इसके अलावा कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है। जो भी सूचनाएं आपने संकलित करी है उसकी क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देगा। इसीलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा सूचना को क्या करता है? संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है और यह सही सूचनाओं को छापकर क्रमबद्ध रूप में उपस्थित भी कर सकता है। कंप्यूटर वास्तव में गणित से कोई विशेष संबंध नहीं कंप्यूटर का, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इसका कंप्यूटर नाम ही सर्वमान्य रूप में प्रचलित हुआ। वैसे कंप्यूटर को एक प्रकार से डाटा प्रोफेसर भी कहा मतलब प्रोसेसर भी कहा जाता है, लेकिन डाटा प्रोसेसर उतना ज़बरदस्त सटीक नाम नहीं है अपेक्षाकृत किसके? कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर आज तक नाम चलता आ रहा है। क्लियर? आगे समझते हैं। अच्छा, कंप्यूटर कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती कंप्यूटर की, या कंप्यूटर कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं करता है? तो कंप्यूटर एक प्रकार से बात की जाए मूल रूप से निम्नलिखित संक्रियाएं करता है। पहली क्रिया इसकी, कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़ करके उसे ग्रहण करता है। ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर डाटा और निर्देशों को भंडारित करता है, इकट्ठा करता है। इसके अलावा कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके अलावा कंप्यूटर मतलब उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा कंप्यूटिंग में वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है। प्रश्न क्या भी? प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न है कि भाषा कंप्यूटिंग में वर्ड प्रोसेसिंग बताएं। वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से पत्र या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उनके शब्दों को बदल सकते हैं और उनके शब्दों अक्षरों आदि को गिन सकते हैं। ठीक है। किसकी सहायता से? वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से। और वर्तनी शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि जो स्पेलिंग है उसको शुद्ध कर सकते हैं। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फॉन्ट को बदल सकते हैं। इन्हें इटैलिक, बोल्ड एवं अंडरलाइन जो है कर सकते हैं। वर्ड जो है प्रोसेसर पत्र लेखन, पात्रों की सूची बनाने, प्रतिवेदन तैयार करने आदि में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्लियर। तो भाषा कंप्यूटिंग में वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग का बड़ा ज़बरदस्त महत्व है। इसके अलावा जोड़ना, गिनना, भाग देना आदि जो कार्य हमें करने पड़े उन्हें हम प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है। और डाटा प्रोसेसिंग हम कागज़ कलम लेकर के हाथ से भी कर सकते हैं, परंतु आजकल हम यह काम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा को लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, लेकिन जब किसी प्रयोजन विशेष के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम प्रायोगिक रूप को भाषा के इस प्रायोगिक रूप को हम क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की नवीनतम उद्देश्यपरक क्या है? विधा होती है और इसके माध्यम से पत्राचार। तो देखेंगे हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या उद्देश्य है? पत्राचार करने में मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी उपयोग में आती है। भाषा कंप्यूटिंग में आती है। पत्रकारिता में एक प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है। संपादन कला में होता है। मीडिया लेखन में होता है। ठीक है। और अनुवाद आदि के विभिन्न पक्षों का
परिज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता है और इसका ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि में समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सामाजिक पत्र किसे कहते हैं, बताएं। सामाजिक पत्र किसे कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है, एकदम से लिख लीजिएगा, नहीं आया नाम बदल करके रख दूंगा। सामाजिक पत्र एक बार प्रश्न में जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखें, एकदम गांठ बना करके आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न आता ही है। सरकारी पत्र की बात की है तो गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं और इसके अंतर्गत वे पत्र आदि आते हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार के पत्रों के अनुरूप अनेक रूप प्रचलित हैं। पहला संबंधियों के पत्र हो गए, ठीक है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत। इसके अलावा बधाई पत्र हो गया, शोक पत्र हो गया, परिचय पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, ये तमाम सारे एक प्रकार से क्या हैं, ये सब सामाजिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो सरकारी पत्र की बात की जैसे कि चूंकि दूर दराज इलाकों में बड़े बड़े ऑफिस होते हैं सरकार के, तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जो संदेश भेजे जाते हैं पत्र के माध्यम से पहले भेजे जाया करते थे, अब वो ईमेल वगैरह के द्वारा कर दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम हो गया। तो सरकारी पत्र क्या है, सरकारी पत्र पहले क्या होता था, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो एक प्रकार से ये लोग पत्र के व्यवहार किया करते थे, लेकिन अब तो जो है क्या वो हो गया है जीमेल। ठीक, अगला प्रश्न, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न, बहुत जबरदस्त। कार्यालयी पत्र और सरकारी पत्र एक ही पत्र है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं और इन सब का आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के द्वारा एक कार्यालय था या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र को शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहते हैं या सरकारी पत्र, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पृष्ठांकन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब किसी पत्र की प्रतिलिपि को किसी अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों के पास सूचना अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजना होता है तब पृष्ठांकन आवश्यकता होती, पृष्ठांकन की। ओके, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्यालय आदेश जो होता है वो किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की एक सूचना होती है और इसमें ऐसी सूचना होती भैया जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। एक भी कर्मचारी से हो सकता है और सारे कर्मचारियों से भी हो सकता है, ठीक है, या 4-6 कर्मचारियों से भी हो सकता है। इसके अंतर्गत नियुक्ति मतलब कि किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है ये कार्यालय आदेश के अंतर्गत ही आता है। कार्यालय आदेश में ही एक प्रकार से जो व्यक्तियों की नियुक्ति होती है किसी पद पर कि भाई अब आज से इस पोस्ट पर फलाने नियुक्त हो गई ये, या छुट्टियों की बात हुई तो भी कार्यालय आदेश होता है, या एक प्रकार से पदोन्नति होती है तो यानी कि जब प्रमोशन होता है तो ये सारी सूचनाएं जो होती कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाती। कार्यालय माने क्या होता है, ऑफिस, ठीक है। आदेश माने क्या होता है, एक प्रकार से आदेश माने क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड, यानी कि आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है जो सरकारी या कार्यालय आदेश होते हैं ऑफिशियल, जो एक प्रकार से जो आदेश होते हैं ऑफिशियल जो ऑर्डर होते हैं, खास करके आप देखते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बोर्ड पे आप देखते हैं कि तमाम सारे विज्ञापन या प्रेस विज्ञप्ति जिसको बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति नहीं कार्यालय आदेश ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो सब लगाए जाते हैं कि भाई छुट्टी है आजकल, या 10 दिन के लिए छुट्टी है, 15 दिन के लिए छुट्टी इस त्यौहार की वजह से, ये तमाम सारी चीज़ें, ठीक। तो कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। ऊपर पत्र संख्या लिखा होता है, कार्यालय का नाम और दिनांक दिए जाते हैं। वाक्यों की रचना उत्तम रूप मतलब उत्तम पुरुष में की जाती है वाक्यों की रचना, और नीचे दाहिनी ओर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और एक प्रकार से उनके पद सहित की मतलब कौन सा पद है उसका पद भी आपको लिखना होता है। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं इसमें रहता है
और नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से कार्यालय आदेश के बारे में मैंने समझा। अगला प्रश्न 16वां नंबर, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। कंप्यूटर की विशेषताएं, पहली विशेषता कंप्यूटर की क्या है भाई, देखिए कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली एक मशीन होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता कैसी है, उच्च कोटि की है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। क्या होती है, जो स्मरण मतलब कि जो स्मरण शक्ति होती है, याद करने की जो शक्ति होती है, वो मनुष्यों से बहुत तीव्र होती है। इसके अलावा कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेदनहीन है, मतलब संवेगहीन है ये। ओके, ये बात है, यानी इसमें संवेग नहीं होता है। इसमें आप देखते हैं संवेग नहीं होता कंप्यूटर में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये भी प्रश्न बड़ा खतरनाक प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। 17वां प्रश्न देखेंगे, पत्रकारिता के उद्देश्य बताइए। पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता के उद्देश्य बताइए, क्या सोच करके लोग पत्रकारिता करते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पत्रकारिता में जन सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि मानव सेवा ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य है। ये महात्मा गांधी का कथन है कि मानव की सेवा करना यही पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण समाज में नव संचार, सजीवता, जागरण, नव स्फूर्ति, सक्रियता, गतिमयता, इन सभी के संदेश का क्या करें, प्रचार करें, प्रसार करें। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के भवन शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आप देखते हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता एक प्रकार से एक उद्योग में कहीं ज़्यादा जानलेवा है और इसका परम उद्देश्य खबरों को एकत्र करना होता है, उन्हें छापना और प्रसारित करना होता है, और यह काम उसे पूरा सही और जहाँ तक संभव हो निस्वार्थ भाव से या निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। और ख़ास करके अगर लक्ष्य की बात की जाए पत्रकारिता का उद्देश्य इसका, तो लक्ष्य होना चाहिए कि जो है वह लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे करके उन्हें अधिक अच्छे तरीके से जांचने और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे। तो कुछ इस प्रकार से पत्रकारिता के उद्देश्य को आपने देखा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। तो जेम्स ऑगस्ट हिकी को भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है, समकालीन हिंदी पत्रिकाओं के नाम लिखिए। समकालीन हिंदी पत्रिका आप देखते हैं हंस पत्रिका, बागार्थ पत्रिका, ज्ञानोदय पत्रिका, आकार पत्रिका, समरलोक पत्रिका, आजकल पत्रिका, उत्तर प्रदेश पत्रिका, तद्भव पत्रिका, सरोकार पत्रिका, नया हस्तक्षेप पत्रिका, बहुवचन पत्रिका, रचनाक्रम एक प्रकार से। इसके अलावा तेवर, अवधरचना, पहल, वसुधा, आलोचना, कथाक्रम, कथा आदेश, इंडिया टुडे, आउटलुक, संभवा, समयानंतर, साहित्य अमृत, साहित्य बंती, इसके अलावा क्या है, साहित्य बनिता, सखी, गृह शोभा, सरिता, कादम्बिनी, दस्तावेज। ये तमाम सारे दस्तावेज जो होते हैं ये सब हिंदी पत्रिकाओं के ही नाम हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब समकालीन हिंदी पत्रिकाएं ही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि समाचार पत्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाचार पत्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, देखें। समाचार पत्र का आमुख, आमुख माने होता है मुखौटा, ठीक है, मुखड़ा। तो समाचार पत्र का मुखौटा जो है आकर्षण होना चाहिए तथा इसकी सामग्री गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय होनी चाहिए, और संपादकीय पर प्रबुद्ध वर्ग का विशेष ध्यान रहता है, इसीलिए इसे तथ्यपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए समाचार पत्रों को। ओके, क्लियर, हर एक जगह पर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, संचार प्राप्ति के प्रमुख स्रोत बताइए। संचार प्राप्ति के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है प्रत्याशित स्रोत, दूसरा स्रोत है पुनर्अनुमानित स्रोत, और आपका तीसरा है अप्रत्याशित स्रोत। तो एक प्रकार से ये क्या है भाई, ये समाचार प्राप्ति के
एक प्रकार से प्रमुख स्रोत हैं, या तो मतलब ये प्रत्याशित स्रोत हो, या पूर्व एक प्रकार से अनुमानित स्रोत हो, या अप्रत्याशित स्रोत हो। ओके, अगला प्रश्न 22 नंबर है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ये तीनों बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न पूछा गया है वो ऊपर वाला, ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा सकता है। प्रश्न है कि इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट की अगर बात की जाए तो विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क होता है इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर खास करके और मैं बताऊं आपको, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट का क्या मतलब, इंटरनेट जो होता है नेटवर्क का एक जाल होता है, यह तमाम सारे नेटवर्क को मिलने से इंटरनेट बनता है। और नेटवर्क जो होता है ये एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है, संजाल होता है नेटवर्क। और संजाल का मतलब होता है एक ही प्रकार कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना, ये होता है संजाल। ठीक है, इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर यानी एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइव से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी जो है रिले स्टेशन की तरह होता है। किसके स्टेशन? एक प्रकार से इंटरनेट जो होता है एक टीवी रिले स्टेशन की तरह से होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इंटरनेट के बारे में कुछ बातें थी। इंटरनेट के बारे में तो आप ऐसे बता सकते हैं तमाम सारी चीज़ें। इंटरनेट अगर आपके फ़ोन में नहीं तो आप व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जो है क्या नहीं है भाई, अगर आपके पास खास करके अगर ऊर्जा नहीं है तो आप क्या करोगे बताएं। तो इंटरनेट जो होता है ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये इसी से रिलेटेड है। तो ये इंटरनेट के बारे में समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, प्रश्न क्या भाई? प्रश्न है कि पत्रकारिता का क्या आशय है, और एग्जाम में लगातार पूछा भी गया है प्रश्न। पत्रकारिता का क्या आशय है भाई, बताएं सभी लोग। पत्रकारिता का क्या आशय है? 2020 में प्रश्न आया। पत्रकारिता मूलतः समाचारों का संप्रेषण है। संप्रेषण माने भेजना, समाचारों को भेजना ही पत्रकारिता का, समाचारों को दूसरों को बताना। ठीक है, अंग्रेजी का जर्नल शब्द से बना है जर्नलिज्म, और इसी शब्द से उत्पत्ति हुई है पत्रकारिता की, और जिसका मतलब होता है दैनिक पंजिका अथवा डायरी। इसमें यो भी कहा गया है कि ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन अथवा कारोबार होता है। ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से जर्नल का अर्थ अथवा नियम अंतराल पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अथवा मैगनीज से भी होता है। ठीक, अस्तु पत्रकारिता के या पत्रकारिता दैनिक घटना कोई हो गई या कोई बात हो गई, कोई तथ्य है, कोई प्रक्रिया है, स्थिति है और परिस्थिति है, इन सभी के संबंध में जानकारी के लेखन अथवा मित्रों मतलब चित्रों के साथ संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला को कहते हैं। तो पत्रकारिता को मिलाकर के आप सभी को पता होगा पत्रकारिता क्या है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। पत्रकारिता जनभावना की अभिव्यक्ति, सद्भाव की मतलब उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। पत्रकारिता संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की बाणी देकर के साथ ही या जीवन में कुछ अभूतपूर्व अग्रदूतिका है। राज्य की चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्वीकृत है पत्रकारिता। पत्रकारिता का महत्व असंदिग्ध है। सत्यमेव विद्या अलंकार इसे वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार कौन मानते हैं? वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार माना जाता है पत्रकारिता को। और इस संदर्भ में अकबर इलाहाबादी का एक कथन है कि खींचो ना कमानों से को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकबिल हो तो बस अखबार निकालो। इस प्रकार से पत्रकारिता का ये रहा महत्व। तो जो ना कर पाए बंदूक की गोली वो कर पाए एक मीठी बोली। अगला प्रश्न, चले अगला प्रश्न हम देखेंगे 26 नंबर है कि फोटो पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए।
फोटो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखिएगा कि फोटो पत्रकारिता का आशय समाचार पत्रों में छपने वाले फोटो से होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट की खबर हो या कि कोई भी खबर हो तो कुछ लिखा रहता है, उसके बगल में बड़ी बड़ी फोटो छपी रहती ताकि अट्रैक्टिव लगे एक प्रकार समाचार पत्र, तो उसी को हम फोटो पत्रकारिता कहते हैं। फोटो अर्थात चित्रों की विशेषता होती है, चित्रों की ये विशेषता होती है कि ये बहुत कम से कम जो है चित्रों में अधिक से अधिक बात कहने में सफल होते हैं, और इसीलिए पत्रकारिता जगत में फोटो पत्रकारिता का विशेष महत्व हो गया है। आजकल आप देखते हैं कि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने में फंस जाओगे तो उससे अच्छा एक फ़ोटो दिखा देंगे तो विस्तार से सारी चीज़ें लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो ये होती फोटो पत्रकारिता। 27 नंबर प्रश्न, फीचर लेखन क्या है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। फीचर लेखन क्या होता है, तो रोचक विषय का अत्यंत विशद और मनोरम प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, फीचर लेखन कहलाता है। फीचर और लेख इन दोनों में अंतर को लेकर के ही प्रश्न आता है। तो फीचर जो होता है वो एक प्रकार से कल्पना और एक प्रकार से मनोरम प्रस्तुतिकरण होता है, पढ़ने में मज़ा आता है, जबकि लेख पढ़ने में नीरसता होती है, एक प्रकार से बोरिंग महसूस होगी। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, नई संचार तकनीकियों का उल्लेख कीजिए। आधुनिकतम या आधुनिकतम जो नवीन संचार तकनीकें हैं उन तकनीकों में एक प्रकार से कई सारी गणनाएं की जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक नई संचार तकनीकी है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जो बातचीत होती है। टेली टेक्स्ट मतलब एक प्रकार से जो आप जो है चैटिंग वगैरह करते हैं। रेडियो टेक्स्ट हो गया, इसके अलावा रेडियो पे गाना वगैरह वहाँ पे बजता है, यहाँ तक सुनता है, ये सब, ठीक है। इंटरएक्टिव केबल हो गया, इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नई संचार तकनीकियाँ हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली टेक्स्ट, रेडियो टेक्स्ट, इंटरएक्टिव केबल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, टेली प्रिंटर का आविष्कार कब और किसने किया, इसकी विशेषताएं बताइए। किसका, भाई टेली प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है। तो टेली प्रिंटर दूरसंचार के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ है। इसे तार घरों, समाचार पत्रों और कार्यालयों और सरकारी संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1874 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस देश में हुआ था। एमिल वाडाट महोदय ने इसका आविष्कार किया था। सन 1927 ईस्वी में टेली प्रिंटर ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। यह बिजली से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है जो टाइप द्वारा टेलीग्राफ परिपथ पर अथवा रेडियो तरंगों द्वारा संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। इस यंत्र पर एक ही बार में कई संदेश एक साथ भेजे जा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है टेली प्रिंटर की। प्रिंटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही प्रिंटर, वही टेली प्रिंटर, वही बात एक ही है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि तमाम सारी चीज़ छपाई वगैरह करने में प्रिंटर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निश्चित तौर पर निभाता ही रहता है इसी प्रकार से। तो टेली प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, एमिल वाडाट ने किया था 1874 ईस्वी में, फ्रांस के निवासी थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि पेजर क्या है, स्पष्ट कीजिए। पेजर, तो पेजर जो होता है एक तरफा संदेश प्राप्त करने वाला एक बेतार उपकरण होता है, मतलब इसमें तार नहीं होता है। वैसे जैसे मिलिट्री वगैरह वाले देखते हैं आप, जो है कोचे रहते हैं उसमें बगल में, तो वॉइस वाला पेजर है, वो एक दृश्य वाला पेजर होता है कि संदेश अगर मान लेते हैं कोई कमांडर है और कमांडर के अंडर पर सिक्योरिटी गार्ड है तमाम सारे, तो कमांडर क्या करेगा, जो सूचना होगा वो तो सबके मतलब भेजेगा एक जगह, सभी के वहाँ पर जो है जल जाएगा कि भाई ये करना है हमको, वो उधर से वापस नहीं। तो क्या है, एक तरफा संदेश प्राप्त करने वाला बेतार उपकरण है, ये बिना तार का है जो कि बैटरी से चलता है। इस प्रणाली का विकास चिकित्सकों के लिए किया जाता है। पेजर सुविधा वाले व्यक्ति को एक निश्चित दायरे में रहते हुए आवश्यक संदेश लिखित रूप में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, एक हॉस्पिटल में और एक प्रकार से कॉलेज में, छोटे से कॉलेज में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और पेजर के अंतर्गत एक स्क्रीन होती है जिसे व्यक्ति अपनी बेल्ट आदि में लगा सकता है। प्रत्येक पेजर का टेलीफोन की भांति एक कोड नंबर होता है। व्यक्ति द्वारा टेलीफोन से पेजर कोड नंबर डायल करने पर पेजर रखने वाले व्यक्ति के यंत्र में से आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाती है और संदेश लिखित रूप से भी संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है।
आजकल इसका प्रचलन चिकित्सा के अतिरिक्त आम जीवन में भी होने लगा है। तो ये हो गया आपका पेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल मतलब होता है इंटरनेट मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों के द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना और एक दूसरे की सूचनाओं को भेजना ईमेल कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे पत्र लिखना था, मान लेते हैं पहले कहीं दूर पर। अब पत्र लेकर के पहले लोग जाया करते थे जब इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट हो चुका है, तो अब अगर आपका एक प्रकार से मान लेते हैं कोई पत्र है, कोई संदेश है, तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो? ठीक है, ईमेल कर सकते हो अपना संदेश। तो आजकल ईमेल का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से सस्ता हो गया है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कंप्यूटर प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम, तो ईमेल के द्वारा ही तमाम सारी चीज़ें होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न क्या आ चुका है भाई? 32 नंबर प्रश्न है कि वेब पेज किसे कहते हैं? वेब पेज जो होता है सूचना का एक अंश होता है। वेब पृष्ठों को HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML जो होती है एक पद्धति होती है जो कि इंटरनेट पर फाइलें और हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है इसको। ठीक है, ये हो गया HTML वेब पेज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अनुवाद और टीका अनुवाद पर टिप्पणी कीजिए। अनुवाद शब्द जो है वध धातु से निर्मित है। किस धातु से बना भाई? तो वध धातु से बना है। किस धातु से बना बाबू? वध धातु से बना है। वो संस्कृत का है वध धातु, और वध का मतलब होता है बोलना या कहना। वध धातु में आप देखते हैं जो है घन प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बनता है आपका। ठीक है, तथा जिसमें अनु उपसर्ग लगाने से अनुवाद शब्द बन जाता है। अनु का अर्थ होता है बाद में या उपरांत, यानी अनुवाद का अर्थ होता है किसी के कहने के उपरांत कहना, या पुनः कथन, या अनुकथन, या अनुवचन। यानी जब भी कोई शब्द मान लेते हैं, कोई चीज़, कोई विचार, कोई भावना, कोई चीज़, कोई लेख जो है किसी ने संस्कृत भाषा में लिखा है, उसी को कहीं ना कहीं पे हिंदी में कन्वर्ट करना, ये क्या हो गया? अनुवाद हो गया। ठीक है, तो किसी के कहने के उपरांत कहना, पुनः कथन, मतलब उसी को किसी के कहने के उपरांत कहना या पुनः कथन, यही अनुकथन या फिर अनुवचन मतलब होता है। और भारत मतलब कि कथन, अनुकथन या अनुवचन, और भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत साहित्य में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द के अतिरिक्त छाया, टीका और भाष्य शब्द भी मिले हैं। संस्कृत में इनके अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष भाषानुवाद शब्द भी मिलता है। और भाषानुवाद की अगर बात की जाए तो भाषानुवाद प्राकृत आदि लोक भाषाओं के संस्कृत मतलब रूपांतरण को कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे टीका अनुवाद भी कहा जाता है। ठीक है, टीका बोलते हैं ना, टीका किया है इन्होंने, रामचरितमानस में इसे टीका होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न क्या है? विधिक अनुवाद से क्या तात्पर्य है? विधिक अनुवाद, तो इस प्रकार के अनुवाद में एक भाषा की विधि संबंधी अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाते हैं, इसे विधि अर्थात कानूनी अनुवाद कहते हैं। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानूनी संहिताएं, नियम, अधिनियम, संशोधित अधिनियम, संविधान, तत्संबंधी संशोधित धाराएं आदि विधि का मतलब अर्थात कानून अनुवाद के विषय मतलब मुख्य विषय होते हैं। और इस अनुवाद में प्रत्येक शब्द का क्या होता है? अपना विशेष महत्व होता है अनुवाद में, और इसमें भावार्थ नहीं शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। एक बार एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है, और इस प्रकार से अनुवाद की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रकृति की होती है, और इसमें अलंकारिकता, ध्वन्यात्मकता या व्यंग्यात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें अस्पष्टता अनिवार्य होती है। ये बात बताई किसने बताई भाई? ये विधिक अनुवाद की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने बताई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर प्रश्न क्या है? बेटिंग से आप क्या समझते हैं?
बेटिंग का संबंध अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में किसी भी प्रारूप को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है और इसी को पुनरीक्षण कार्य को बेटिंग कहा जाता है। पुनरीक्षण कार्य को क्या कहते हैं? बेटिंग कहते हैं। तो बेटिंग का संबंध किससे है? अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में किसी भी प्रारूप को पुनरीक्षित करने की जो आवश्यकता पड़ती है, इसी पुनरीक्षण कार्य को बेटिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अनुवाद हो गया। आप देख लेना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं रह गई है। ठीक, तो वो होता है आपका बेटिंग। इसके अलावा अगला प्रश्न, बेटिंग के कितने रूप होते हैं भाई? तो बेटिंग के मुख्य रूप से 4 रूप होते हैं। पहला, प्रारूप का पुनरीक्षण किया जाए। दूसरा, इसकी विशेषता ये है भाई कि जो है इसका रूप ये है कि पाठ का पुनरीक्षण किया जाए। और तीसरा है शोध विषय का पुनरीक्षण किया जाए। इसके अलावा प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखिए बेटिंग के ये 4 जो है रूप होते हैं। तो प्रारूप का पुनरीक्षण, पाठ का पुनरीक्षण, शोध विषय का पुनरीक्षण और प्रक्रिया का पुनरीक्षण, ये 4 एक प्रकार से क्या है? बेटिंग है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, आमुख किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप होता है आमुख, और हिंदी में इसे आमुख या मुखड़ा या मुखौटा कहते हैं। संवाद का पहला अनुच्छेद जिसमें संविधान का सार सर्वस्व निहित होता है, उसी को आमुख कहते हैं। आमुख माने प्रस्तावना, आमुख माने प्रियम्बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए, बताएं। किस शीर्षक का भाई? बताएं। प्रश्न बड़ा धाकड़ है। शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। शीर्षक किसे कहते हैं? शीर्षक आप सभी को पता होगा, जो ऊपर लिखा जाता है किसी भी घटना के ऊपर, या पत्रकारिता करते समय, कार्यालय हिंदी में, या कुछ भी करते हुए सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? एक प्रकार से शीर्षक लिखा जाता है। तो शीर्षक 2 प्रकारों का होता है। सॉरी, शीर्षक कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। पहला है गगन रेखा शीर्षक और दूसरा कौन सा है? बैनर शीर्षक। शीर्षक के बारे में पढ़ाऊंगा, विस्तार से चर्चा कर लूंगा। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है भाई। 39 नंबर प्रश्न क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि पृष्ठ सज्जा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? बताएं। पृष्ठ सज्जा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? पृष्ठ सज्जा के प्रमुख 5 तत्व होते हैं। पहला तत्व कौन सा? संतुलन। पृष्ठ सज्जा माने क्या होता है? जो पृष्ठ सज्जा, यानी कि जैसे मान लेते हैं जो थंबनेल जो मैंने बनाया वो पृष्ठ सज्जा है। जो वीडियो आपने देखा उसका जो थंबनेल है वो पृष्ठ सज्जा है। ठीक है, क्लियर बात है। तो पृष्ठ सज्जा माने जो होता है कि आगे आगे चीज़ सब साफ कर लो, और पीछे एक प्रकार से पीछे भी साफ हो, अगर नहीं साफ है तो आगे वाला अगर साफ है और आगे वाला अच्छे तरीके से दिख रहा है तो वही होता है पृष्ठ सज्जा, यानी कि फ्रंट पेज अच्छे तरीके से दिखे तो वो होता है पृष्ठ सज्जा। उसमें संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक है। विरोधाभास भी एक प्रकार से इसमें आपको देखने को मिलता है पृष्ठ सज्जा में। फोकस बिंदु, ये भी इसका एक प्रकार से क्या तत्व है? गीत भी इसका एक तत्व है, और संगीत भी। ठीक है, संतुलन, विरोधाभास, फोकस बिंदु और गीति संगीत, ये सब क्या है? ये सब पृष्ठ सज्जा के प्रमुख 5 तत्व हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि संचार के प्रमुख कार्यों को बताइए। संचार के प्रमुख कार्यों को बताइए भाई। तो संचार के प्रमुख कार्य कई सारे हैं, देखेंगे। जैसे कि कार्य क्या है भाई? देखें, पहला कार्य है सूचना को देना। सूचना देना ये संचार का कार्य होता है। जैसे कि फ़ोन मिला दिया और कोई सूचना देनी हुई, कोई बात बतानी हुई, तो आपने कहीं पर कोई बैठा बता दिया, तो ये हो गया सूचने को देना। सूचने को लेना यानी निर्देश देना। किसी को निर्देश देना हुआ, किसी से बात करना हुआ, अपने दिल की एक प्रकार से हालचाल बतानी हुई, तो वो सब के लिए निर्देश और सूचना ये सब जरूरी होता है। संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। संचार का प्रमुख कारण और ये रहा कि मनोरंजन में एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान मिलता है इससे। इसके अलावा किसी कार्य के लिए अनुदान या अनुनय एक प्रकार से नहीं आप देखते होंगे, इसके कार्यों को बताया गया है। संचार के प्रमुख कार्यों में क्या आता है? किसी कार्य के लिए अनुनय करना। इसके अलावा विचार विमर्श भी होता रहता है। इसके अलावा प्रमुख कार्यों में सांस्कृतिक उन्नयन भी क्या होगा? संचार के प्रमुख जो है कारणों को एक प्रकार से आप देखते इसमें आएगा। अगला है सांस्कृतिक उन्नयन हो गया, विचार विमर्श हो गया, भाईचारा में एकता को स्थापित करना हो गया। ये सब आपको किसको?
ये सब आपको थोड़ा सा जान लेना है, एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो गए? सूचना देना, निर्देश देना, मनोरंजन, किसी कार्य के लिए अनुनय, विचार विमर्श, सांस्कृतिक उन्नयन, भाईचारा एवं एकता स्थापित करना, ये सब खास करके रहा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है? तो टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो के समन्वय का नाम ही क्या है? मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट भी हो, डाटा भी हो, चित्र भी हो, एनिमेशन भी हो और ऑडियो और वीडियो दोनों सपोर्ट करता हो, तो वो हो गया आपका मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, वीडियो फोन। 42 नंबर प्रश्न क्या है आपका? वीडियो फोन के विषय में आप क्या जानते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो फोन जो है दूर संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस यंत्र के माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनी जा सकती बल्कि उसका चित्र भी देखा जा सकता है। और इस प्रक्रिया में टेलीफोन से एक कैमरा और वीडियोग्राफी जुड़ी रहती है और टेलीफोन नंबर मिलते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेतों के माध्यम से आवाज़ एवं चित्र लक्ष्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये वीडियो फ़ोन होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। ये एक प्रकार से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न थे जो कि मैंने आपके ऊपर चर्चा कर दी। निश्चित तौर पर आपकी सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर यानी बीए सेकंड या थर्ड सेमेस्टर का यह वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। इसके अलावा इसका पार्ट 1 भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस का यह वीडियो बहुत ही धाकड़ है, बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें पढ़ाया गया, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर जो भी छात्र हैं आपके सेकंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में है वो लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोग, गुड नाइट, धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ओके, चलिए, गुड नाइट, आई लव यू।